नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा युद्ध का 53वां दिन है और शांति समझौते का आखिरी। कल सुबह 10:30 बजे से यह युद्ध विराम खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वेस्ट बैंक के जनिन में यह युद्ध भड़क गया है, जिसके बाद हमास ने इजरायल को एक बड़ी धमकी दी है। जनिन युद्ध का नया मैदान बन रहा है, आज इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसी के अलावा एक तरफ कतर में इजरायल और हमास के युद्ध विराम को बढ़ाने की डील पर एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है। आपके सामने देखिए, यहां पर हर वो हम मुद्दा बता रहे हैं जो आज हम दिखाने वाले हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान की ओपन वॉर शुरू हो गई है। कहां शुरू हो गई है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यानी शांति नहीं, बल्कि यह युद्ध और ज्यादा भड़कने की ओर बढ़ गया है। आज की अड़ी में हम युद्ध और शांति के इन तीनों फ्रंट्स की बात करेंगे और बताएंगे कि गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक के जनिन में क्या हो रहा है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। देखिए, जनिन वेस्ट बैंक का युद्ध का नया मैदान बन रहा है गाजा के बाद। तो दूसरी तरफ देखिए, दोहा में बंधकों पर एक बहुत बड़ी सीक्रेट डील, जिसमें मोसाद, सीआई और कतर शामिल हैं। तो तीसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये अमेरिका वर्सेस ईरान का एक नया मैदान खुल चुका है यहां पर, और वो कैसे तस्वीरों के साथ बताऊंगा। लेकिन क्योंकि जनिन की बात हो रही है, जल्दी से आपको जनिन की तस्वीरें दिखाता हूं। जनिन वेस्ट बैंक के ऊपर वाला हिस्सा है। यहां पर इजरायल की फौज का एक्शन देखिए। गाजा के बाद अब इजरायल की फौज जनिन में उतर चुकी है, और जनिन में देखिए क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। जनिन में एयर स्ट्राइक हुई है। जनिन में इजरायल की फौज ने बुलडोजर चलाए हैं। जनिन में इजरायल की फौज ने आमने सामने की लड़ाई की है, और जनिन में इस वक्त इजरायल की फौज हर वो काम कर रही है जो उसने इससे पहले गाजा में किया है। और गाजा के बाद, जनिन के बाद, अब देखिए ये जनिन में जलता वाहन। ये तस्वीरें आपने गाजा में देखी थी। आप लगातार इस युद्ध को कवर कर रहे हैं। आपने 53वां दिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये शो, जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि ये कैसे गाजा युद्ध का 53वां दिन, अब गाजा से ये आग निकलकर जनिन पहुंच चुकी है। और देखिए कैसे गाड़ी जलती हुई दिख रही है आपको। लेकिन इसके अलावा जनिन में सड़क पर माइंस खोजता बुलडोजर देखिए। इजरायल की सेना का एक बहुत बड़ा हथियार है ये जनिन में सड़क पर चलता बुलडोजर, सड़क को तोड़ता हुआ बुलडोजर। क्यों? क्योंकि इस सड़क पर इजरायल की सेना के लिए जाल बिछा हो सकता है, क्योंकि इस सड़क पर इजरायल की सेना के लिए यहां पर माइन बिछाई जा सकती हैं। आईडीएफ के लड़ाकों के लिए माइन बिछी हो सकती है, और इसलिए यहां पर अब देखिए कैसे बुलडोजर माइन्स खोज रहा है। जनिन को क्लोज एरिया घोषित कर दिया है आईडीएफ ने। यानी जनिन में अब आईडीएफ की इजाजत के साथ ही अब वहां पर आ जा सकेंगे। वहां पर अब पूरी तरह से इजरायल की सेना ने कब्जा कर लिया है, और जनिन को क्लोज एरिया घोषित करते हुए आप देखिए चारों तरफ या तो इजरायल की सेना की गाड़ियां हैं, या तो इजरायल की सेना के सैनिक हैं, या फिर वहां पर अब इजरायल की सेना की और टैंक, अब बुलडोजर दिखते हैं। इसी बीच एक और तस्वीर, नॉर्थ गाजा में टारगेटेड अटैक। अब ये क्या है? अगर समझौता चल रहा है, अगर शांति है, तो नॉर्थ गाजा में अभी टारगेटेड अटैक क्यों हो रहे हैं? आखिर यहां पर क्यों उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना बॉम्ब बरसा रही है? यह एक बड़ा सवाल है। एक तरफ शांति समझौता एक्सटेंड हुआ है। आज अगर 4 और 2 दिन मिला ले तो छठा दिन है, आखिरी दिन है। कल सुबह यह समझौता खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही देखिए कैसे नॉर्थ गाजा में आईडीएफ ने टारगेटेड अटैक कर दिया। इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन अब आपके सामने जनिन युद्ध का नया मैदान, समंदर में ईरान का कोहराम। हम ये क्यों कह रहे हैं? अगली जो हमारी ग्राफिकल रिपोर्ट है ये आपको क्लियर कर देगी। देखिए, गाजा में युद्ध विराम और वेस्ट बैंक में इजरायली एक्शन के बीच मिडिल ईस्ट के एक समंदर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे नए वॉर फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ गया है। मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, जहां एक साथ ईरान के कई ड्रोन ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर को घेर लिया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, तभी ईरानी ड्रोन का एक बड़ा झुंड इस युद्धपोत के बेहद करीब आ गया और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। ईरानी नौसेना ने इसे मध्य पूर्व में अमेरिका की तनाव बढ़ाने वाली हरकत करार दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत पर जासूसी करने का भी आरोप लगाया है। अमेरिका का यह युद्धपोत कितना ताकतवर है, इस पर कौन कौन से हथियार तैनात हैं, आपको जल्दी से यह भी बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि यह कितनी बड़ी घटना थी जो एक बहुत बड़े युद्ध को यहां पर छेड़ सकती थी। यह अमेरिकी नौसेना का 5 स्टार
एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी जिस पर फाइटर जेट्स तैनात होते हैं, जिस पर फाइटर हेलीकॉप्टर तैनात होते हैं, परमाणु ताकत से लैस है। इस पर F-18 लड़ाकू विमान तैनात हैं। इस युद्धपोत पर गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस फिलीपीन सी भी इसके साथ चलता है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस ग्रेवली इसके साथ चलता है। यूएसएस मेसन समेत एक पूरा अस्पताल इसके साथ चलता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके साथ कम से कम 2 डिस्ट्रॉयर और एक क्रूजर तो चलते ही हैं, वो है ये आइजनहावर। और ये इसको ड्रोन के जरिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घेरा, स्पीड बोट के जरिए घेरा। यानी उस वक्त ये रियल विजुअल्स हैं और ये विजुअल्स ड्रोन से लिए गए हैं। आप देखिए समंदर में यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर के ऊपर उड़ता हुआ एक ड्रोन जो इसकी तस्वीरें लेता हुआ। ये करीब 2.5 मिनट का वीडियो है जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आपको फाइटर जेट्स दिखेंगे, यहां पर आपको एक हेलीकॉप्टर दिखेगा, यहां पर आपको वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर पूरा वो रनवे दिखेगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 5 स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर है, निमित्ज क्लास, यानी ये परमाणु हथियार से लैस है। यानी इसके ऊपर एक लगभग पूरी सेना की टुकड़ी है और ये जिधर जाता है समझिए अमेरिका की पूरी एक सेना बढ़ रही होती है। और उसको ईरान ने घेरा अपने ड्रोन से, उसको ईरान ने घेरा अपनी स्पीड बोट से। इसी बीच देखिए, इससे पहले ईरान समर्थक यमन के हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी युद्धपोत पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। तो 17 नवंबर को इजरायल के मालवाहक पोत गैलेक्सी लीडर और इस पर मौजूद 25 इंटरनेशनल क्रू मेंबर्स को अगवा कर लिया गया था। ऐसे में अब G7 देशों ने, G7 यानी दुनिया के सबसे ताकतवर 7 देश, पहले ये G8 था, रूस हट गया, अब तो G7 हो गया। इन G7 देशों ने हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी दी है। G7 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के रास्ते में रुकावट डालने की हरकतों से बाज आने की नसीहत दी है। इसके साथ ही इजरायली जहाज गैलेक्सी लीडर और इसके क्रू मेंबर्स को जल्द से जल्द छोड़ने की अपील भी की है। ये G7 कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, ये सब इसमें शामिल हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, आपको एक और यहां पर तस्वीर दिखाते हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं इजरायल के लिए निकले हूती आतंकी। ये तस्वीरें देखिए आप, इजरायल के लिए निकले हूती आतंकियों को आप देखिए। यानी ये सऊदी अरब से इजाजत मांग रहे हैं कि हमें अपने यहां से होकर जाने दो, हमें रास्ता दो, हमें इजरायल जाना है। ये 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं यमन में, ये यमन में 2000 किलोमीटर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें इजरायल जाना है। और ये सऊदी अरब से कह रहे हैं कि हमें जाने दो, इजरायल हमारा दुश्मन है। सऊदी अरब से रास्ता मांग रहे हैं क्योंकि इजरायल और यमन के बीच में है सऊदी अरब, जबकि सऊदी अरब इनका दुश्मन है। इन्होंने सऊदी अरब में कई ऑयल रिफाइनरीज के प्लांट्स पर हमला किया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरब की अरामको पर बहुत बड़ा हमला किया था हूती विद्रोहियों ने। हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब में दुश्मनी है, उसके बावजूद ये यहां पर अब सऊदी अरब से रास्ता मांग रहे हैं। आप सोचिए ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है, क्या करना ये चाह रहे हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल एसबी अस्थाना एज डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल यूएस राठौर ज्वाइन कर रहे हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी एज मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट यूएई से। आप तीनों का स्वागत है। जनरल अस्थाना, ये किधर जा रहा है ये युद्ध? गाजा में अभी हम देख रहे थे वहां पर आग लगी हुई थी, वहां पर तबाही मची हुई थी, अब तो वेस्ट बैंक के जनिन में भी शुरू हो चुकी है। देखिए, अभी जिस किस्म से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है गाजा में, तो ये सिचुएशन है कि अभी जो सीज़ फायर है, टेम्परेरी सीज़ फायर है, उसको और बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बातचीत हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये बातचीत अंतिम दौर पर है, क्योंकि कल अगर ये जो अभी तक जो डिक्लेयर्ड सीज़ फायर है वो बंद होगा तो उसके बाद उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इजराइल ने वेस्ट बैंक में कुछ और ज़्यादा प्रिजनर बना लिए। जितने छोड़े हैं हमस ने, जितने इजराइल ने हमस के प्रिजनर छोड़े, उतने ही प्रिजनर उन्होंने और ज़्यादा ले लिए। उसके बाद में वेस्ट बैंक में और ज़्यादा छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। उसी मुताबिक जो खाड़ी में कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यूएस का जो युद्धपोत, जो एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे मौजूद है, वो अगर वहाँ पे रहेगा तो ईरान भी ये दिखाना चाह रहा है कि एक तो उनकी इंटेलिजेंस गेन कर रहा है और दूसरा ये भी बताना चाहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, तो मेरे भी ड्रोन घूम सकते हैं उसी खाड़ी में। तो ये एक सांकेतिक तरीके से
युद्ध है जो खाड़ी की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक सांकेतिक तरफ से ये युद्ध खाड़ी की तरफ जा रहा है और खाड़ी की तरफ जाने का मतलब मिडिल ईस्ट में आग भड़कना। और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट आसिफ रमीज दाऊदी इस वक्त हमारे साथ पैनल में है। मिस्टर दाऊदी, क्या मानना है आपका? आप भी मान रहे हैं कि ये युद्ध खाड़ी की तरफ जा रहा है जो ये हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में? देखें, जब यहाँ पे कुछ होता है तो उसका असर तो खाड़ी की तरफ वैसे भी दिखता है और दिखते दिखते उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। इसीलिए खाड़ी की तमाम जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो भी सेंसिबल कंट्रीज है, वो हमेशा से ये कोशिश करती आ रही कि डीएस्केलेशन हो, वॉर नहीं हो। और जैसा अभी जनरल अस्थाना ने भी कहा कि आखिरी दिन है और बातचीत का सिलसिला जारी हो सकता है कि ये जो सीज फायर का ड्यूरेशन है वो आगे बढ़ जाए और हो सकता है कि कुछ दूसरे रास्ते निकले जिसकी अभी ख़त्म होने की या कोई सोल्यूशन की तरफ तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी इमीडिएट उम्मीद नहीं है। लेकिन इसकी जो आग भड़कती है तो यकीनन आस पड़ोस में जितने भी ममालिक हैं और मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उस पे उसकी पूरी झड़प जो है दिखाई पड़ती है। अब रहा सवाल ये कि जिस तरीके के एक्सचेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से वहां पे स्वैप हुआ होस्टेजेस का, तो देखें ये पूरी मीडिया रिपोर्ट्स अभी देखता रहा मैं भी और सारी दुनिया देख रही है कि कैसे यहाँ पे लगभग अगर सालों से देखें 20 साल से तो 10,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे, फलस्तीन के बच्चे, बड़े ज्यादातर जो बच्चे हैं टीनेजर्स हैं, उनको होस्टेज बना के पहले ही से वहां रखा गया। ठीक है, नहीं इस पर मैं आऊंगा। बंधक संकट की आप बात कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों की बात कर रहे हैं प्रोफेसर दाऊदी, तो हमारे पास बंधकों को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है। बंधकों को लेकर क्या कुछ चल रहा है बिहाइंड द कर्टन दोहा में, उस पर हमारे पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट है। कर्नल राठौर भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। कर्नल राठौर, मैं आपके पास आता हूं, बात करूंगा आपसे, लेकिन देखिए अल दम्स में हमास का बेस उड़ाया है यहां पर आईडीएफ ने। अब जल्दी से वो दिखाता हूं मैं आपको, कैसे अल दम्स में हमास का बेस उड़ा दिया आईडीएफ ने। ये तस्वीरें हमास के बेस को उड़ाने की हैं आपके सामने। और हमास लड़ाकों को टारगेट बनाकर सीधा हमला भी दिखाते हैं आपको। अगली तस्वीर हमास लड़ाकों को टारगेट बनाकर सीधे हमले की देख रहे हैं आप। ये है हमास लड़ाकों को टारगेट करके सीधा हमला इजराइल का। इजराइल ने डे 1 से ऐसे टारगेटेड अटैक किए हैं। इजराइल ने डे 1 से ऐसे हमास के लड़ाकों की घरों को, उनकी इमारतों को टारगेट किया है। और देखिए ये आप देखिए, ये लाल घेरे में आप देख रहे हैं 2 लोग दिख रहे हैं मूवमेंट करते हुए। आप देखिए कैसे एक 6 फीट के 5.5 फीट के आदमी को इन्होंने इतने ऊपर से ट्रैक करके और इस तरह से टारगेट किया है। आप समझ सकते हैं उनका प्रिसीजन, उनका टारगेटेड अटैक, उनकी काबिलियत। ये तस्वीर ये खुद बताती है कि कैसे उन्होंने ऊपर से पहचाना कि ये हमास के लड़ाके हैं और उनको टारगेट करके अटैक किया है। और अब इजराइल में युद्ध का फैसला करने वाले चेहरे आपको दिखाते हैं। ये वो चेहरे हैं जो इजराइल के युद्ध में कैसे आगे बढ़े, इजराइल की सेना का अगला एक्शन क्या हो, हमास के किस लड़ाके के डेथ वारंट पे कब साइन करना है, ये वो तय करते हैं। ये इजराइल की वॉर कैबिनेट है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को देख रहे हैं आप, इसके अलावा आप वहां पर जो उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको देख रहे हैं, उनके वॉर रूम को देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस जनीन से देखिए, जनीन से एक बड़ी खबर आ रही है। जनीन से, वेस्ट बैंक के जनीन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जनीन में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई हुई है। जनीन में यह युद्ध अब जा रहा है, वेस्ट बैंक में यह युद्ध जा रहा है। जनीन कैंप पर इजरायली सेना की छापेमारी, लड़ाकों और आईडीएफ में गोलीबारी। जनीन में आईडीएफ के बुलडोजर ने इमारतें गिराई हैं। यानी जिस वेस्ट बैंक को अभी तक अमेरिका यह कह रहा था कि जो फिलिस्तीन की जो गवर्नमेंट है, जो महमूद अब्बास की गवर्नमेंट है, जिन्होंने इस युद्ध में हमास के उकसावे के बावजूद खुद को अलग रखा, वो इस युद्ध से क्या बच पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। देखिए, गाजा में युद्ध विराम के बीच वेस्ट बैंक के जनीन से आज बहुत बड़ी खबर आई है। इजराइल की सेना ने आज जनीन शहर में बहुत बड़ी कार्रवाई की है। सैनिकों ने सबसे पहले पूरे शहर को चारों तरफ से घेर लिया, सारे चेक पॉइंट्स बंद कर दिए। फिर 50 से ज्यादा सैन्य वाहन और बुलडोजर के साथ सैकड़ों सैनिक शहर में दाखिल हुए और इस दौरान फिलिस्तीनी लड़ाकों और आईडीएफ के सैनिकों में जबरदस्त गोलीबारी भी हुई। इजरायली सैनिकों के टारगेट पर जनीन रेफ्यूजी कैंप था, जहां पहुंचते ही आईडीएफ के स्नाइपर्स ने आसपास के घरों की छतों से मोर्चा संभाला और रेफ्यूजी कैंप में घुसकर कुछ फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने जनीन अस्पताल में छापेमारी की।
इसके अलावा बुलडोजर की मदद से कई जो सिविलियन इमारतें हैं उनको भी जमींदोज कर दिया गया। कर्नल राठौर, ये क्या हो रहा है जनीन में? आप कुछ रीड कर पा रहे हैं कि जनीन में वॉर जारी है क्या? देखिए, वेस्ट बैंक शुरू से हाइपर एक्टिव है और गाज़ा का तो नाम है, लेकिन वेस्ट बैंक भी मिलिटराइज्ड है। वहाँ पर आज देखें तो 3 मिलिटेंट्स ब्रिगेड्स हैं। एक हमास की है, एक इस्लामिक जिहाद की है, एक आपकी जो वहाँ पर फतेह है उसकी ब्रिगेड है। और ये जो शुरू में जीनिन में या वेस्ट बैंक में शांति थी, लेकिन उनके पास शुरू से ये था कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन सिचुएशन आएगी। लेकिन आज आप देखिए जेनिन क्या, वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स ने हवाई जहाज का इस्तेमाल किया, टैंकों का इस्तेमाल किया, मकान गिराए जा रहे हैं और उनके ऊपर भी आईईडीज की इतनी बौछार हुई है। वहां पर उन्होंने बुलडोजर लूज किए हैं, वहां अपने टैंक लूज किए हैं और जवान भी लूज किए हैं। तो ये धीरे धीरे वहां पर भी ये आग भड़केगी, धीरे धीरे वहां पर भी ये आग भड़केगी। यानी ये आग भड़कने का अभी सिलसिला शुरू हुआ है, आगे ये आग और ज्यादा भड़क सकती है। देखिए, जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे हम इस रिपोर्ट को आगे और बढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा। जनीन में इजराइल के एक्शन के बाद हमास ने भी कड़ा रिएक्शन दिया है, और वो क्या रिएक्शन है ये भी आपको जानना चाहिए। हमास प्रवक्ता ने कहा है कि जनीन में इजराइल अगर अब हमला करेगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, उसके हमले का हम भी करारा जवाब देंगे, ये कहा है हमास के प्रवक्ता ने। जनीन में इजराइल ने हमला किया तो हम भी मारेंगे। इस्माइल हानिया, देखिए हमास ये कह रहा है, यानी हमास कह रहा है कि अभी तक हमारी लड़ाई गाजा में थी, लेकिन अब वेस्ट बैंक के लिए भी हम लड़ेंगे। वेस्ट बैंक जो उनको सपोर्ट नहीं करता है, वेस्ट बैंक जहां पर हमास को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, इनफैक्ट वेस्ट बैंक में वो सरकार भी नहीं बना पाए, वहां पर अब वो कह रहे हैं कि हम उसके लिए भी लड़ेंगे और करारा जवाब देंगे। लेकिन अब अगली रिपोर्ट देखिए, जनीन में इजराइल का हमला और फिर हमास की धमकी के बाद एक फ्रंट ऐसा भी है जहां हमास और इजराइल ने एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। सबसे पहले इजराइल ने आरोप लगाया कि उत्तर गाजा के 2 अलग अलग लोकेशन पर हमास लड़ाकों ने बम मारा और फायरिंग की। वहीं दूसरी तरफ हमास ने कहा कि बिना किसी कारण के पहले इजरायली सैनिकों ने हमास लड़ाकों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हमास लड़ाकों ने भी फायरिंग की। यानी एक तरफ बंधकों को छोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की। यह कहा जा रहा है कि ये लोग सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं। ये जनरल स्थाना, ये जो यहां पर हम जनीन की बात करें, जनीन, ईरान, ये 2 फ्रंट ऐसे दिखते हैं कि ये वॉर गाजा से कहीं ज्यादा भड़केगी, और आप भी मान रहे हैं कि ये मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या सीज फायर ये इस पूरे युद्ध की धुरी बन गया है, और सीज फायर खत्म तो युद्ध कितना बढ़ेगा किसी को नहीं मालूम। इसमें कोई शक नहीं है कि सीज फायर अभी इंपॉर्टेंट हो गया, और इजराइल के भी दिमाग में 2 चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर सीज फायर लंबा होता है तो जो उसकी सेना ने बढ़त हासिल की थी वो उसमें दिक्कत हो सकती है, और उसको लड़ाई को दोबारा शुरू करने में इंटरनेशनल ओपिनियन के ज़्यादा खिलाफ जाना पड़ेगा, एक बात। लेकिन उसकी ये भी चिंता है कि उसके ऊपर प्रेशर है, जो बचे हुए जो पकड़े हुए हैं बंदी, उनके रिलेटिव्स का प्रेशर है। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर 10-10 करके भी हर रोज छोड़े जाते हैं तो आप सीज फायर जारी रखिए और हमारे लोगों को आने दीजिए। तो ये इन दोनों के बीच में इजराइल के लिए अभी ये डिसाइड करना कि हम क्या करें, वो भी उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसी बीच वो क्या कर रहे हैं कि जैसे इजराइल ये हमास पैलेस्टीनियन को छोड़ रहा है, वो और ज्यादा पकड़ रहे हैं और अपना लीवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे जो है ये वेस्ट बैंक भी भड़क रहा है, क्योंकि ज्यादा अरेस्ट जो है वो हो रहे हैं वेस्ट बैंक में। भड़क रहा है, वेस्ट बैंक भड़केगा तो आगे क्या होगा? वेस्ट बैंक भड़केगा तो प्रोफेसर दाऊदी आगे क्या होगा? क्या आपको लगता है कि जिस गाजा के लिए अभी दुनिया नहीं आई, उस वेस्ट बैंक के लिए मुस्लिम कंट्रीज आ जाएंगे इस वॉर में? गौरव भाई, सबसे पहले बताओ कि शुरू से ये कहता आ रहा हूं और हर कोई इस चीज को समझ रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमास को खत्म करने के लिए गाजा को खत्म किया जा रहा है, शुरू से मैं कह रहा हूं कि टारगेट कुछ और है। आप देखें हिस्ट्री कैसे किस तरीके से सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा ही तो एक तरह से बचा हुआ है, पूरी तरह से फलस्तीन का खात्मा।
अब यहाँ पे ये जो आगे बढ़ के जब यहाँ सीज फायर की बात चल रही है, 4 दिन से एक्सचेंजेस हो रहे हैं, स्वैपिंग हो रही है होस्टेजेस की, और उधर आप जेनिन में अगर इस तरीके के अटैक्स देखते हैं, और इंटेंशन जो शुरू से हम सब कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आगे ये चीजें और बढ़ने की और किसी तरह से पूरी तरह से वहां पे एक तरह खात्मा करने की, और उस चीज को नजर में रखते हुए आप देखें कि एक तरफ से 4, 5, 10 लोग छोड़े जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं दरअसल ये हमेशा से टारगेट था कि गाजा और वेस्ट बैंक दोनों पर हमला किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि गाजा तो केवल अभी आपने शुरुआत देखी है, इजराइल का टारगेट वेस्ट बैंक है। आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर दाऊदी, हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूँ कि हमास सिर्फ टारगेट नहीं है, पूरा फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक और गाजा सब कुछ टारगेट है। आप कह रहे हैं पूरा फिलिस्तीन टारगेट पर इजराइल के बहाने, हमास के बहाने हर चीज को वहां पे फिलिस्तीन का नामो निशान खत्म करना। आप एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमास तो बहाना है, फिलिस्तीन निशाना है इजराइल का। चलिए इस पर हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या ये रिपोर्ट इससे जुड़ती है? क्या ये रिपोर्ट जो यहां पर हमारे गेस्ट प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी कह रहे हैं, क्या ये उससे जुड़ता है? क्यों हम ये कह रहे हैं आप समझिए। देखिए, युद्ध में सीज फायर की मियाद एक तरफ भले ही खत्म होने वाली है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है जो अब बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका ने इसी बीच इजराइल को वहां मौजूद अमेरिकी हथियार गोदाम से हथियार लेने की खुली छूट दे दी है। जी हां, और तो और नए हथियारों की सप्लाई भी अमेरिका ने बढ़ा दी है इजराइल को। साथ ही इजराइल ने हथियारों का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया है। यह हो क्या रहा है? यानी क्या यह युद्ध अभी रुकेगा नहीं? क्या जो प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी कह रहे हैं कि अभी तो ये गाजा बहाना है, हमास बहाना है, फिलिस्तीन निशाना है, तो क्या ये युद्ध अब एक और बड़ा भीषण रूप लेगा? ये देखिए, अमेरिका ने हथियार गोदाम खोल दिए, अमेरिका ने हथियार लेने की छूट दे दी, इजराइल नए हथियारों की प्रोडक्शन बहुत तेज कर चुका है, नए हथियारों की सप्लाई अमेरिका बढ़ा चुका है। तो इसका क्या मतलब है? ये क्या यहां पर दिखाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस बीच एक और बड़ी रिपोर्ट आई है अमेरिका से जुड़ी हुई, और वो भी कहीं ना कहीं इस वॉर से जुड़ती है। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। गाजा युद्ध में जो हो रहा है वो तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ इराक में अमेरिकी बेस से कुछ घातक हथियारों के चोरी होने की खबर आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इराक में मौजूद अमेरिकी हथियार, जिसमें गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन, चोरी हो गए हैं। अब बताइए, गाइडेड मिसाइल लॉन्चर चोरी, ड्रोन्स चोरी, ऐसे में अब सवाल उठने लग गया कि क्या कोई नया मिलिशिया बनने वाला है? क्या कोई नया ग्रुप बन रहा है? या फिर ये हथियार किसी माध्यम से हमास के पास पहुंच रहे हैं? यह सवाल है। इस बीच ईरान समर्थक मिलिशिया इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। अरबी और अंग्रेजी में जारी इस धमकी में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने कहा है, असाधारण रूप से आपकी सर्दी ठंडी नहीं होगी। किसकी धमकी है ये? अमेरिका को इराकी मिलिशिया की बड़ी धमकी। आग आपका इंतजार कर रही है। योर विंटर्स विल नॉट बी कोल्ड। आपका इंतजार आग कर रही है। आखिरी फैसला हमारी मिसाइलें और ड्रोन करेंगे, यह इराकी मिलिशिया ने धमकी दी है। आप देखिए कर्नल राठौर, आप तीनों डॉट्स कनेक्ट कीजिए। एक तरफ इजराइल के लिए अमेरिका ने अपने हथियारों के गोदाम खोल दिए, दूसरी तरफ अमेरिका के बेसेस से हथियार चोरी हो रहे हैं, तीसरी तरफ इराक का मिलिशिया कह रहा है कि योर विंटर्स विल नॉट बी कोल्ड। क्या कनेक्शन दिख रहा है इन तीनों में? कुछ ऐसा है जो पक रहा है? देखिए, ये शुरू से कोशिश हो रही है कि इसको किसी तरीके से रीजनल वॉर में तब्दील किया जाए, लेकिन अभी यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ गौरव मुझे दिखाई देती है कि इस सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह क्यों चुप है, सीरिया क्यों चुप है, और इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स भी चुप है। ये वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्यों अपने हाथ ये अटैक्स कम कर दिए। अब आती है बात कि इस रीजनल उसमें आप जो डॉट्स जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि अमेरिकन बेस से सामान जो चोरी हुआ है वो वन ऑफ थिंग हो, लेकिन जिस तरीके का इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स इन इराक ने काम दिखाया या हुतीज ने दिखाया है, वो अपने साइज से बड़ा, अपनी हैसियत से बड़ा और अपने हैसियत से बड़े दुश्मन के साथ उन्होंने लोहा लिया है। लेकिन वो चीज़ मुझे सीरिया से नहीं दिख रही, वो चीज़ लेबनान से नहीं दिख रही, और वो चीज़ ईरान से भी नहीं दिख रही। लेकिन एक बड़ी अद्भुत सी चीज़ दिखी, अद्भुत सी चीज़ मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ देखने को मिली है प्रोफेसर दाऊदी।
अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की लगभग एक पूरी दैत्याकार उनका जो युद्धपोत है, जिस पर पूरी सेना है, जिस पर फाइटर जेट्स हैं, जिस पर उनके सैनिक हैं, जिस पर उनके हेलीकॉप्टर हैं, जिस पर उनके हथियार मंडरा रहे हैं, हथियार हैं, तैनात हैं, उस पर ईरान के ड्रोन मंडरा रहे हैं। प्रोफेसर दाऊदी, उनकी स्पीड बोट, बताइए, एक तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको स्पीड बोट से घेर रहा है ईरान। ये क्या नॉर्मल लग रहा है आपको? ऐसा होता है कहीं पे? देखिए, बहुत सी चीजें अद्भुत हो रही हैं, बहुत सी चीजें स्ट्रेंज हो रही हैं, और जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे देखें, जो दोहरा चरित्र जो यहाँ पे दिख रहा है, सबसे बड़ा जो डबल स्टैंडर्ड जो दुनिया देख रही है। एक तरफ अमेरिका अभी ये कह रहे हैं कि जब दोबारा से ये सीज फायर खत्म हो तो सिविलियंस के डिस्प्लेसमेंट का गाजा में ध्यान रखा जाए, दोबारा से वो उस तरह की अफरा तफरी ना हो, ये ह्यूमैनिटेरियन एड की जाए। दूसरी तरफ अपने तमाम हथियारों के गोदाम, जैसा अभी आपने खुद कहा, उसको खोल दिया जाना और पूरा सपोर्ट देना। तो ये जो समझ में नहीं आ रही है चीजें, ये अद्भुत बहुत सी चीजें यहाँ पे हो रही है। एक चीज तो और हुई है, एक चीज तो और हुई है प्रोफेसर दाऊदी, होल्ड ऑन, एक चीज और हुई है जनरल अस्थाना। अब देखिए, कभी ऐसा हो सकता है सर कि इतने बड़े स्तर पर अमेरिका के हथियार चोरी हो जाएं, जो अमेरिका उसके पास जैसी सैटेलाइट्स हैं कि वो एक नॉर्मल सी मक्खी तक को हाई रेजोल्यूशन जिसकी इमेज निकाल सके, इतनी ज्यादा वो सर्विलांस करता हो। क्या आपको लगता नहीं कि इसके पीछे कुछ पक रहा है? जनरली लोग कहते हैं कि हो सकता है कि यहां पर मिलिशिया उनके हथियार चुरा रहा हो। क्या आपको लगता है कि अमेरिका की इसमें कोई चाल हो सकती है? देखिए, अगर ये न्यूज़ सही है तो ये बड़े हैरत की बात है, क्योंकि सिक्योरिटी उनकी काफ़ी टाइट होती है इन बेसिस पे। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब वो लोग इराक में या इस जगह के बेसिस करते हैं तो लोकल स्टाफ भी होता है, और लोकल स्टाफ का भी उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अमेरिकी वहाँ नहीं होते हैं, जो नॉर्मल काम करने वाले होते हैं वो भी हैं। तो चोरी का अंदेशा भी हो सकता है, क्योंकि अभी जिस किस्म से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है तो एक नफरत का वातावरण तो है अमेरिका के खिलाफ कि क्यों आप इतना ज़्यादा इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो वो मारकाट जिस किस्म से हो रही है गाजा में, तो इस चीज़ के ऊपर एक आक्रोश है मुस्लिम वर्ल्ड में, इस्लामिक वर्ल्ड में, और स्पेशली जितने ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि ये आपने बड़ा आपने मुझे पॉइंट दिया, नॉन स्टेट एक्टर्स। प्रोफेसर दाऊदी, ये नॉन स्टेट एक्टर्स इतने ज्यादा इस वक्त एक्टिव हैं, और हूती खासकर, सर हूती ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट के वो जो समंदर वाले रास्ते को इस तरह से खतरे में डाला है, प्रोफेसर दाऊदी, आपको लगता नहीं कि ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भी एक खतरे की घंटी बन सकता है, जिस तरह से G7 ने यहां पर वार्निंग दी है? क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट के देशों को अब इन जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को अब यहां पर काबू में करना चाहिए? नॉन स्टेट एक्टर्स हमेशा से खतरा रहे हर मुल्क में, जहां पे भी। और नॉन स्टेट एक्टर्स, जब हम नॉन स्टेट बोलते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं होता, रूल से, रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता। ये बहुत बड़ा खतरा होता है। इसी को हम मिलिशिया कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप बन जाते हैं। प्रोफेसर दाऊदी, मैं आपको अपनी बात क्लियर करूं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की मर्जी के बिना परिंदा भी नहीं पर मार सकता, और अगर वहां पर हूती, रेड सी में अगर हूती इस तरह का काम कर रहे हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान वहां पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को रोक रहा है, हूती यहां पर अगर अमेरिका के एयरक्राफ्ट पर मिसाइलें मार रहे हैं, तो कहीं तो कोई कनेक्शन है। जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत डेंजरस होते हैं। उनके लिए हर जगह, चाहे जिस मुल्क की बात करें, वो बहुत ही रूल बेस्ड तो होते नहीं, लेकिन और भी खतरा तब होता है जब हम देखते हैं कि कोई स्टेट एक्टर वो रूल्स को ना माने, वो स्टेट एक्टर्स बोले कि हम पूरी तरीके से, और वो नॉन स्टेट एक्टर्स के पैरेलल वे में काम करे कि भाई हम रूल नहीं मानेंगे। तो फर्क क्या हुआ स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में? जब मासूमों की जान जाने लग आरोप लगता है, या बहुत सारे मिडिल ईस्ट देशों पे आरोप लगता है प्रोफेसर दाऊदी की वही तो इनको फंड कर रहे हैं। सवाल यह है, मिडिल ईस्ट की शांति को खतरे में ये देश डाल रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को फंड करके, इनको सपोर्ट करके। नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और जो स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट कर रहा, आप देखें या देखें, वही मसला जो मैं बताना चाह रहा हूं कि इजराइल एक स्टेट है,
उसको रूल्स को मानना चाहिए, मासूमों की जानें बचानी चाहिए, वो रूल्स नहीं मान रहा। तो हम तो नॉन स्टेट एक्टर्स की जो बात करते हैं तो वो तो हर हालत में वही है कि हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो रूल्स को फॉलो करें। यहाँ एक्सपेक्ट किससे कर सकते? जो स्टेट एक्टर्स, जो गवर्नमेंट है, जो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते, वो नहीं कर रहे हैं। आपको यही मेरा सवाल यही था कि हम ईरान जैसे स्टेट से, हम कतर जैसे स्टेट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि वो हमास और हूती पर कंट्रोल करें? मैं इस पर आऊंगा, लेकिन इसी बीच देखिए मैं और कुछ दिखाना चाहता हूं। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की तारीख अब खत्म होने वाली है। ऐसे में कतर में बंधकों को लेकर एक बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें मोसाद, CIA और कतर के प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल है। मोसाद, CIA और कतर, देख रहे हैं आप ऊपर, देखिए हम आपको उनकी फोटोज भी दिखा रहे हैं, उनको लोगोज दिखा रहे हैं, जिसमें कोशिश है कि बड़ी संख्या में बंधकों को छुड़ाने को लेकर एक डील फाइनल हो। फिलहाल जो निकल कर सामने आया है वो ये कि एक इजरायली सैनिक के बदले 20 फिलिस्तीनी नागरिक छोड़े जाएंगे, ये बात कही गई है। एक सैनिक 20 फिलिस्तीनी नागरिक। वही इसके पहले जो डील चल रही है उसके मुताबिक 13 इजरायली बंधकों के बदले हर रोज 39 फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायल छोड़ रहा है, यानी एक के बदले 3। जाहिर है इस बैठक की वजह यह भी है कि कल सुबह 10:30 बजे समझौते की मियाद जो खत्म हो रही है वो उससे पहले कुछ कर लिया जाए। लेकिन इसी बीच अल-कुद्स फोर्स ने कहा है कि कुछ इजरायली बंधकों को वो भी रिहा करेगा। अल-कुद्स के पास इजरायली बंधक, ये सवाल आपके मन में नहीं कौंध रहा? यहां तो अभी हमास के पास थे ये बंधक। सवाल यह है कि जो 40 बंधक गायब हैं उनके चक्कर में गाजा के 23 लाख लोगों की जिंदगी दांव पर है। 40 बंधकों के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो हमास के पास है, किसी तीसरे संगठन के पास है, चौथे के पास है, पांचवें के पास है। 40 बंधकों का कुछ पता नहीं चल रहा है। और उस 40 के खिलाफ 40 के बदले क्या हमास उन 23 लाख लोगों की जिंदगी दांव पर लगा देगा जो इस वक्त गाजा में ऑलरेडी हर वक्त एक खौफ के साए में है कि कब यह सीज फायर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। 7 अक्टूबर इजरायली युवक को बंधक बनाता हमास। ये तस्वीर देखिए, 7 अक्टूबर जिस दिन हमास ने हमला किया था इजरायल के ऊपर, उस दिन का एक और वीडियो सामने आया है। ये एक इजरायली युवक है जिसको हमास ने गाड़ी से रोकने की कोशिश की, गाड़ी से उतारने की कोशिश की, और जब वो युवक नहीं रुका तो कैसे उसको बंधक बना लिया हमास ने, आप देखिए। इसी बीच देखिए डॉगी के साथ बंधक बनाई गई इजरायली लड़की रिहा की गई है। उसको उसके डॉगी के साथ हमास ने किडनैप कर लिया था 7 अक्टूबर को। और जिन 50 लोगों को इजरायल के 50 लोगों को छोड़ा हमास ने, उसमें ये लड़की भी शामिल है जिसको उसकी डॉगी के साथ छोड़ा हमास ने। इस बीच हमास के कब्जे से रिहा मां बेटे सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। उनको हेलीकॉप्टर से इस तरह हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये मां बेटे हमास के कब्जे में थे 7 अक्टूबर के बाद से। जिन 250 लोगों को किडनैप किया गया था उसमें ये भी शामिल थे। और इन मां बेटों को जब हमास ने छोड़ा तो उनको सीधे इस तरह से चॉपर से, हेलीकॉप्टर से लेकर जाया गया हॉस्पिटल। लेकिन इसी बीच बंधकों के स्वागत में किस तरह से इजरायली खुश हैं, अब ये देखिए। हाथ में अपना झंडा लेकर बंधकों के स्वागत के लिए उस रास्ते के किनारे खड़े हुए जिस रास्ते से बंधकों को वापस लाया जा रहा है। और ये दिखाती है इजरायल के लोगों की एक साइकोलॉजी भी। देश के लिए मर मिटने का जज्बा तो है ही, लेकिन अपने लोगों के लिए हर एक इजरायल का नागरिक खुश है। अपने लोगों की रिहाई के बाद वो कैसे सड़क पर उनका स्वागत करने के लिए आए हैं ये भी आप देख सकते हैं। और इसी बीच फिलिस्तीनियों की भीड़ के बीच इजरायली बंधकों की रिहाई आप देख सकते हैं। ये दोनों तरफ आप जो देख रहे हैं ये फिलिस्तीनी लोग खड़े हैं जिनके भीड़ के बीच हमास के लड़ाके इजरायल के लोगों पर, ये देखिए एक बुजुर्ग महिला जिनको व्हील चेयर पर लाया गया, इस तरह से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सबको इस तरह से छोड़ा जा रहा है। अब मुझे ये बताइए प्रोफेसर रमीज दाऊदी, आसिफ रमीज दाऊदी, आपको लगता है कि यहां पर दोहा में जो आप बंधकों की बात कर रहे थे, दोहा में अब जो डील हो रही है वो डील क्या कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें सभी बंधकों की रिहाई पर बात हो जाए? मुझे लगता है कि हॉस्टेजेस और बंधकों को छुड़ाने की प्रायोरिटी पे बात होगी और होनी चाहिए, इसलिए कि ये 4 दिनों में जो एक्सचेंजेस हुए हैं उससे काफी खुशी की भी लहर सामने आई परिवारों के बीच, मुल्कों के बीच। मतलब आप कह रहे हैं कि बिग हॉस्टेज डील हो जाएगी, बिग हॉस्टेज डील होगी या नहीं इसका मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन ये प्रायोरिटी पे जरूर रहेगा। वो इसलिए कि देखें, आपने अभी खुद कहा कि एक आर्मी के एक बंदे से को इधर से छोड़ते हैं तो 20 वो छोड़ेंगे फलस्तीनियों को। इससे अंदाजा लगाइए कि कितने फलस्तीनी उनके पास हॉस्टेज बनाए हुए हैं और कितने मासूम लोग वहां पे हैं।
13-13 साल के गए हुए आज 20-21 साल के हो गए, उनके ऊपर ना कोई केस चल रहा, ना किसी तरीके कोई बातें चल। तो मुझे लगता है ये प्रायोरिटी बनेगी और इस तरीके से एक्सचेंजेस हुए 3-4 दिनों में, ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव चीज है, लोगों में खुशियां आई है। और अगर ये आगे बढ़ता है और सारे बंधक छूट जाते हैं और कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालने में कामयाब हो जाए, चाहे दुनिया की वो तमाम मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं प्रोफेसर दाऊदी, आपने जो बात कही है, प्रोफेसर दाऊदी आपने जो बात कही है, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिन फिलिस्तीनियों की आप बात कर रहे हैं, कैसे इजरायली जेल से रिहा फिलिस्तीनी युवा से मिलता उसका परिवार। ये देखिए, ऐसा नहीं कि खुशी केवल एक तरफ है, खुशी दोनों तरफ है। ये देखिए, फिलिस्तीन के एक युवा को जब रिहा किया गया तो कैसे उसकी मां ने उसको अपने कलेजे से लगा लिया और कैसे पूरा परिवार उससे लिपटकर उसको गले लगाकर खुशी मनाता हुआ। ये इजराइल की जेल से रिहा किया गया एक फिलिस्तीनी युवा है। और एक और तस्वीर देखिए, 30 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया इजराइल ने। ये उसकी तस्वीरें हैं, 30 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया इजराइल ने अपने देश के फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया जब उसके बंधकों को रिहा किया हमास ने। तो फिलहाल जेनिन में युद्ध का नया मैदान तो हो ही रहा है, लेकिन समंदर में ईरान क्या कोहराम मचा देगा, आज इसी पर हम अड़ी में कुछ बड़े सवाल उठा रहे थे। और बिग हॉस्टेज डील पर अभी भी सवाल है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है।